नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16 बहुत बड़ा है बहुत बहुत उलझा हुआ है, डिफ़िकल्ट नहीं उलझा हुआ है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट, इसी आर्टिकल में अमेंडमेंट भी बहुत सारे हो गए, अलग अलग कंडीशंस में हुए हैं और फिर उस कंडीशंस में अमेंडमेंट होने के बाद फिर उसका रिजल्ट भी अलग निकल के आया है, इसलिए उलझा हुआ है आर्टिकल 16। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आर्टिकल 16 अपन लोग डिस्कस कैसे कैसे करेंगे। आर्टिकल 16(1), 16 सबसे पहले क्या बताऊंगा मैं, आर्टिकल 16(1), 16(2), 16(3) कुछ नहीं है, 16(1), 2, 3 में कुछ नहीं है, इसीलिए ऐसे ही बता दूंगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन की होता क्या है। थोड़ा सा हम लोग, बस मैं आपको बता दूं क्योंकि बताना ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं रिजर्वेशन चीज़ बता रहा हूं तो मैं बताऊं कि हमारे देश में दो तरीके की रिजर्वेशन कौन कौन से हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे आर्टिकल 16(4) पे। आर्टिकल 16(4) पे तो 16(4) बताऊंगा। उसके बाद 16(4) में मैं क्या क्या केस बताऊंगा, MR बालाजी, T देवदासन, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस। उसके बाद इंदिरा साहनी वाला केस में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 16(4) खत्म। 16(4)A आएगा, उसमें मैं आपको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी बताऊंगा। 16(4)A में वीरपाल सिंह चौहान और अजीत सिंह जनुजा वाला जो केस है उसमें क्या बताया गया वो बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 16(4)B, ठीक है। उसके बाद 16(5), 16(6). उसके बाद हम लोग लास्ट में जो अभी मराठा रिजर्वेशन केस जो अभी हाल फिलहाल में ही बहुत उसमें रहा था, आग में फायर में रहा था, मराठा रिजर्वेशन केस, वो मैं बताऊंगा कि उसमें क्या हुआ था, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो 16(1) क्या बात करता है कि इक्वालिटी होगी गवर्नमेंट जॉब्स में, कि जो अपॉइंटमेंट होंगे, इक्वालिटी इन अपॉइंटमेंट्स, सीधी सी बात करता है कि इक्वालिटी होगी। 16(2) बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके का। 16(1), 16(2). 16(3) बात करता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर है कि किसी के लिए भी अगर वो पोस्ट निकाल रही है, किसी भी जॉब के लिए वो पोस्ट निकाल रही है, तो वो एक क्लॉज ऐड कर सकती है कि ये इस रेसिडेंस वाले ही ये एग्ज़ाम दे सकते हैं या ये जॉब कर सकते हैं। मतलब इसको आप एक तरीके से प्रायर कंडीशन मान सकते हो कि रेसिडेंस एक प्रायर कंडीशन है उस वैकेंसी के लिए। एक तरीके का रिजर्वेशन मान लो रेसिडेंस के लिए, रेसिडेंस के ऊपर, कि रेसिडेंस पर आपको एक रिजर्वेशन मिला हुआ है। कि जैसे कि मान लो MP कांस्टेबल की एग्ज़ाम है, MP कांस्टेबल, MP SI, MP PSC, तो ऐसा बोल दिया गया कि सिर्फ MP का ही एग्ज़ाम देगा, मध्य प्रदेश वाला बच्चा ही ये एग्ज़ाम देगा। तो ऐसा ये आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 ये इसको परमिशन देता है कि आप पार्लियामेंट एक ऐसा लॉ ला सकती है। अब आते हैं हम लोग 16(4) के ऊपर। तो 16(4) रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, लेकिन रिजर्वेशन होते किस किस तरीके के, वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। नाम जरूर आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, क्या वर्टिकल क्या हॉरिजॉन्टल, यार हम मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। नहीं, ये सब ऐसे टर्म्स हैं कि टर्म्स ज़रूर मुश्किल है बोलने में, लेकिन हम सबको मालूम है कि अंदर ही अंदर हम सबको मालूम है कि क्या है बोलता है, क्योंकि हम सबको कॉन्सेप्ट पता ही है इसका, नाम से ज़रूर नहीं पता लेकिन हमको मालूम है। वर्टिकल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन हमारे देश में मिलता है OBC, SC, ST वगैरह को, ठीक है, इनको वर्टिकल रिजर्वेशन मिलता है। और वुमेन और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स जो हैं उनको मिलता है, और भी हो सकते हैं, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इनको मिलता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब वर्टिकल रिजर्वेशन होता क्या है, रिजर्वेशन आपको मालूम है कि मान के चलो IAS की एग्जाम आ रही है, उसमें 100 सीटें हैं टोटल। अब 100 सीटें हैं जिसमें से 10 सीटें OBC के लिए रिजर्व है, 10 सीट्स OBC के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे ना जो अपने दम पे पहुंच जाएंगे, मतलब कि मान के चलो 120 का कट ऑफ है, तो 120, कुछ OBC के कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे ना जिनको जो 130 नंबर लेके आ रहे हैं, 130 नंबर लेके आ रहे हैं, अपने दम पे वो सिलेक्शन करवा रहे हैं अपना, रिजर्वेशन की उनको जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा बोला गया है वर्टिकल रिजर्वेशन में कि जो लोग अपने दम पे आ रहे हैं उनके लिए सीट रिजर्व नहीं है। मतलब कि मान के चलो टोटल 10 सीट है,
ओबीसी की टोटल 10 सीटें हैं आईएएस के एग्जाम में, ठीक है, लेकिन 5 बच्चे ओबीसी के 5 बच्चे पहले से ही अपने दम पे पहुंच चुके हैं, उनको बिना रिजर्वेशन के वो लोग अपने मन से पहुंच चुके हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार 10 सीटें थी ओबीसी की, 5 बच्चे तो पहुंच गए ना, तो बस आप 5 ही रिजर्व रखो सीट, फिर 10 मत रखो, 10 में से 5 माइनस कर दो। मैं बोलूंगा नहीं, वो जो 5 बच्चे ओबीसी के पहुंचे वो अपने दम पे पहुंचे, और ये जो 10 सीटें हैं ये रिजर्व्ड सीटें हैं, रिजर्वेशन से ही ये फिल होंगी, ये सीटें रिजर्वेशन से ही फिल होंगी। जो सीटें सिर्फ रिजर्वेशन से ही फिल की जाएंगी, अपने दम पे जो पहुंचे उनको अलग कर दो, आप रिजर्वेशन से भरो ये सीटें, उस रिजर्वेशन को वर्टिकल रिजर्वेशन बोला जाएगा। समझे आप कि भले ही 10 सीटें हैं ओबीसी की, रिजर्व्ड सीटें 10 सीटें हैं। अब आप बोलो कि यार ये तो 40-50 ओबीसी हो गए, आपने तो बोला था कि 10 ओबीसी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, रिजर्वेशन तो हमने 10 को ही दिया, बाकी तो 40-50 जितने भी आए वो सब अपने दम पे आए। तो ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, ये हर ओबीसी एससी एसटी हर जगह अप्लाई होता है। तो अब जैसे कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसको, जैसे कि मैंने बताया वुमेन को मिलता है, और डिसेबल्ड कैंडिडेट और भी आप ले सकते हो, ये वीकर सेक्शन वगैरह वगैरह आप ले सकते हो। आप क्या ले सकते हो, गवर्नमेंट ले सकती है। तो जैसे कि वुमेन को मिलता है, वुमेन तो यार हर किसी में आएंगी, जैसे ओबीसी में वुमेन होंगी, एससी में भी होंगी, एसटी में भी, सब जगह वुमेन होंगी ये तो इनमें से ही वुमेन को सीट दी जाएगी। मतलब क्या, जैसे कि ओबीसी, अब हर जगह डिफाइन रहता है, अब जैसे कि बोल दिया गया है कि ओबीसी की 10 सीटें रिजर्व है, अब 10 सीटों में से 3 सीटें वुमेन के लिए रिजर्व है, 3 सीटें वुमेन के लिए रिजर्व है, अब ऐसा बोल दिया है। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वर्टिकल रिजर्वेशन से अलग कैसे होता है? वर्टिकल रिजर्वेशन में अपने को ऐसा मालूम था कि यार एक आदमी है जो कि अपने दम पे पहुंच गया है, एक ओबीसी है जो कि अपने दम पे उसने सिलेक्शन करवा लिया, तो उसको रिजर्व्ड नहीं माना जाएगा कि यार वो तो रिजर्व, जो आदमी रिजर्व, अगर सीट जो रिजर्व्ड सीटें हैं वो रिजर्वेशन से ही भरनी पड़ेगी। ये था वर्टिकल रिजर्वेशन कि रिजर्वेशन से ही भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो कि वुमेन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है ना, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि जो वुमेन है वो रिजर्वेशन से आई है कि बिना रिजर्वेशन से आई है, फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो आप? यहां पर वर्टिकल रिजर्वेशन में फर्क पड़ता है क्योंकि रिजर्वेशन से ही भरनी पड़ेगी सीटें, यहां पर कुछ नहीं। अगर जो वुमेन है वो अपने दम से भी आ गई, 3 वुमेन बोला गया था ओबीसी में कि 3 वुमेन होनी चाहिए ओबीसी में, लेकिन जो 3 वुमेन है वो रिजर्वेशन से नहीं आई, दिया तो था रिजर्वेशन हमने कि 3 जो हैं वो रिजर्व वुमेन के लिए रिजर्व हैं, तो रिजर्वेशन तो हमने दिया था, लेकिन जो वुमेन है वो इतनी कैपेबल है कि यार उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और वो तो अपने दम से आ गई, ठीक है। तो ऐसा माना जाएगा कि रिजर्वेशन दे दिया, भले ही वो अपने दम से आएंगे, फर्क नहीं पड़। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ऐसा होता है कि फर्क नहीं पड़ता कि जो कैंडिडेट है वो रिजर्वेशन से आया है या बिना रिजर्वेशन से आया है, वो आ गया ना तो सीट भर गई, ऐसा मान लिया जाएगा। तो ये था डिफरेंस वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है। अब क्यों? क्योंकि ये बात क्या करता है, ये बात करता है कि जो स्टेट है वो किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए, जो स्टेट के अंदर जो कि वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसमें अपॉइंटमेंट के लिए रिजर्वेशन ला सकता है। स्टेट जो पोस्ट हैं वो रिजर्व कर सकती है अपॉइंटमेंट के लिए, बार बार बोल रहा हूं मैं, ये अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन ला सकती है स्टेट बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ये भी चीज़ आप ध्यान रखना, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। अब कंट्रोवर्शियल क्यों है ये? क्योंकि इसका केस आया था एक 1963 में आया था, एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस था। एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में क्या हुआ था कि मैसूर गवर्नमेंट थी, उसने रिजर्वेशन दे दिया था बच्चों को। किस हिसाब से रिजर्वेशन दिया था? सबसे पहले तो 28% रिजर्वेशन दिया था बैकवर्ड क्लासेस को, SC ST को दे दिया था 18% रिजर्वेशन, और साथ ही साथ उन्होंने एक नई कैटेगरी ऐड करी जो कि थी मोर बैकवर्ड क्लासेस, उनको दिया उसने 20% रिजर्वेशन। तो ऐसे टोटल करते करते हो गया टोटल 68% रिजर्वेशन,
68% रिजर्वेशन। तो यहाँ पर ये रिजर्वेशन चैलेंज हुआ तो सबसे पहले तो जो कोर्ट है उसने ऐसा बोला कि यार भैया आपने ये जो क्लासिफिकेशन किया है बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस, ये किस हिसाब से किया है आपने, किस हिसाब से किया है? तो ये इसका आंसर नहीं था उनके पास। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली, तो मतलब जजमेंट क्या निकला कि ये जो आपने रिजर्वेशन दिया है ये बिल्कुल ही इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि आपका रिजर्वेशन 50% से एक्सीड हो रहा है। तो साथ ही साथ उन्होंने ये जजमेंट दिया कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन 50% से एक्सीड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा एमआर बालाजी के केस में क्लियर किया सबसे पहली बार। अब आते हैं हम लोग 1964 में, जो कि है टी देवदासन का केस, जिसको कैरी फॉरवर्ड रूल भी बोला जाता है, कैरी फॉरवर्ड केस बोला जाता है इसको। अब कैरी फॉरवर्ड रूल क्यों? क्योंकि कैरी फॉरवर्ड रूल जो है वो बहुत पहले से चल रहा है, 1950-51 से चल रहा है। अब इसमें होता क्या है कि मान के चलो कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब है, जो भी आपकी इच्छा वो मान लो आप, ठीक है। तो मान के चलो कि 100 सीटें हैं उस जॉब में, 100 सीटें हैं जिसमें से 10 सीटें SC ST के लिए रिजर्व हैं, ठीक है। रिजर्व में 10 सीटें रिजर्व हैं। अब उसमें से 10 सीटों में से सिर्फ 5 सीटें भर पाई हैं, लेकिन 5 खाली रह गई हैं। तो उन 5 सीटों का क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने ये सॉल्यूशन निकाला कि ये जो बची हुई 5 सीटें हैं ये अगले साल जो रिजर्व्ड कैटेगरी की सीटें आएंगी उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। अगले साल जो रिजर्व्ड कैटेगरी की सीटें आएंगी, मान के चलो कि 10 सीटें आ गई SC ST की, अगले साल भी 10 सीटें रिजर्व्ड आ गई, तो ये जो 5 बची हुई सीटें हैं इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दी, इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। तो 10 + 5 15, तो टोटल रिजर्व्ड सीटें कितनी हो गई? 15। उस साल भी अगर 15 में से 5 खाली रह गई मान के चलो, तो ये जो 5 है वो फिर से आगे जाके जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा 2 साल तक किया जा सकता था, 2 ईयर्स तक ये किया जा सकता था, 2 ईयर्स तक ऐसा हो सकता था। लेकिन ये इसका रिजल्ट क्या निकला, ये रिजल्ट के ऊपर ये पूरा केस बना हुआ है। तो इसमें क्या हुआ टी देवदासन के केस में कि एक टाइम ऐसा आया, 3rd ईयर जो लास्ट ईयर है उसमें ऐसा हुआ कि टोटल सीट तो 45, क्या बोला मैंने, टोटल सीट तो 45, लेकिन रिजर्वेशन कितना हो गया? 29, मतलब 45 में से 29 सीटें रिजर्व, जो कितना बनाती हैं एग्जैक्टली 65% रिजर्व सीटें हैं। समझ रहे हो आप? 65% सीटें रिजर्व हो गई हैं ऐसे कैरी फॉरवर्ड करते करते, ठीक है। तो अब इसमें कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने ऐसा बोला कि सबसे पहले तो एमआर बालाजी वाला जो जजमेंट है वो बता दिया कि ये भाई साहब आप 50% रिजर्वेशन आप एक्सीड नहीं कर सकते, सीधा सीधा ये बोला। और साथ में जो कैरी फॉरवर्ड रूल है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। किसमें? टी देवदासन वाले केस में। अब आते हैं हम लोग 1976 में, जो कि है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस वाला केस, जो सबसे पहला रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाला केस है, सबसे पहला, ठीक है। तो अब इसमें हुआ क्या था? केरला गवर्नमेंट एक रूल लेके आई, एक रूल क्या लेके आई? प्रमोशन का रूल। क्या लेके आई कि अगर केरला गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, मान के चलो मैं केरला गवर्नमेंट हूं, तो केरला गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि भाई तुम में से जितने भी ऐसे आदमी हैं जिसके पास ये एक पर्टिकुलर कोई क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है और आपने ये टेस्ट पास कर लिया तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा आपको, ऐसा केरला गवर्नमेंट ने बोला। उसके बाद कुछ टाइम बाद एक ऐसा रूल लेके आ गई वो कि भाई साहब आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये क्वालिफिकेशन है ना, बस बहुत है, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। और जो टेस्ट है ऐसा नहीं है आपको देना नहीं पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर आपको देना पड़ेगा। जैसे ही प्रमोट हुए आप, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 साल के अंदर अंदर वाला किसका? जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन SC ST के लिए 2 साल एक्स्ट्रा दे दिए, तो टोटल SC ST के लिए कितने? 4 साल, ठीक है। तो ये 4 साल जो दो एक्स्ट्रा साल है उसको चैलेंज किया गया कोर्ट में। और चैलेंज करने वाले ने बोला क्या कि भाई साहब आप कैसे SC ST को आप कैसे दे सकते हो, 2 साल का क्या जस्टिफिकेशन है, आप क्यों दे रहे हो? तो ये चैलेंज हुआ, बोले ये तो डायरेक्ट 16(1) 16(2) ये इसके अगेंस्ट जा रहा है, ये तो ऐसा बोला।
तो कोर्ट ने ऐसा बोला कि भाई रीजनेबल क्लासिफिकेशन है ये, कि 2 साल हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं लेकिन रिजर्व नहीं कर रहे। 2 साल हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि आप 2 साल एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 4 ईयर्स में आप पास करो, नहीं तो दोबारा आपको नीचे कर दिया जाएगा, दोबारा आपको प्रमोशन से हटा दिया जाएगा, नहीं फिर नीचे ले आएंगे आपको। तो उसमें गलत क्या है? तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन बोल के इसको, जो केरला गवर्नमेंट रूल लाई थी, उसको पास कर दिया। अब आते हैं हम लोग हमारे लैंडमार्क जजमेंट पे। 1993 का ये केस है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको मंडल कमीशन केस भी बोला जाता है। मंडल कमीशन केस क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि बाद में आते हैं क्यों बोला जाता है। सबसे पहले मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले एक कमीशन बनी थी, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनी, जिसको काका कालेलकर कमीशन भी बोला जाता है। अब काका कालेलकर कमीशन कब बनी थी? 29 जनवरी 1953 में बनी थी, जिसका क्या काम था? पूरे देश में कितनी बैकवर्ड क्लासेस हैं उसको आइडेंटिफाई करो, ये इसका काम था। तो ये कमीशन बनी कब? 29 जनवरी 1953 में ये कमीशन बनी, और 30 मार्च 1955, 30 मार्च 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, जो कि रिजेक्ट कर दी। लेकिन इस रिपोर्ट में इन्होंने 2399 2399 कास्ट इन्होंने आइडेंटिफाई करी। ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी, जो कि रिजेक्ट कर दी। उसके बाद जब पीएम मोरारजी देसाई की सरकार आई, कब? 1979 में इनकी सरकार आई, तो इन्होंने दोबारा बोला कि भाई साहब, किसको बोला? बीपी मंडल जी को, श्री बीपी मंडल जी को बोला। तो इसीलिए मंडल कमीशन केस भी बोला जाता है। तो इस कमीशन को क्या बोला? ये पीएम मोरारजी देसाई ने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन्होंने बनवाई, जो कि बीपी मंडल जी चेयरमैन थे। ठीक है, तो बीपी मंडल जी ने 31 दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, जिसको मंडल कमीशन रिपोर्ट भी बोलते हैं अपन। 31 दिसंबर 1980 में जो अपनी रिपोर्ट है वो उन्होंने सबमिट कर दी। अब इस रिपोर्ट में उन्होंने कितने कास्ट आइडेंटिफाई किए? 3743 कास्ट इन्होंने आइडेंटिफाई करें। अब उन्होंने रिपोर्ट तो सबमिट कर दी, लेकिन कुछ वजह से इनकी सरकार उस टाइम पर गिर गई थी। लेकिन दोबारा से जनता दल की सरकार आई 1989 में। तो उस टाइम पर जो वीपी सिंह जी थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर, उन्होंने ये जो इनकी रिपोर्ट थी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इम्प्लीमेंट करने वाली जो मेन बात ये है कि ये जो जितनी भी इन्होंने कास्ट आइडेंटिफाई करी थी, उसको इन्होंने अदर बैकवर्ड क्लास का नाम दे दिया, ओबीसी का नाम दे दिया। और इस रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन थी कि जो जितनी भी ये ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं जो कि हमने आइडेंटिफाई की हैं कास्ट, उनको आप 27% रिजर्वेशन दे दीजिए। ये रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट कर दी वीपी सिंह जी ने। ठीक है, अब ये जो डिसीजन था वीपी सिंह जी का, ये चैलेंज हुआ कोर्ट में। अब ये चैलेंज हो ही रहा था, उसके बाद तुरंत बाद एक और नया डिसीजन आ गया कि 10% एक्स्ट्रा हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देंगे। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पूरी इंडिया में जितने भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, हम उसमें से 10% रिजर्वेशन देंगे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% हम उनको देंगे। तो ये दूसरा इन्होंने अपना डिसीजन दे दिया। अब कोर्ट में ये चैलेंज हुआ, लेकिन कोर्ट में चैलेंज होने से पहले कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि भाई साहब, आपने अदर बैकवर्ड क्लास तो आइडेंटिफाई करवा दी, लेकिन किसी जो कास्ट है मान लो डेवलप हो गई, तो उसको उस बैकवर्ड क्लास से बाहर निकालने के लिए, या जो एक कास्ट है जो कि बैकवर्ड है, उसको ओबीसी में इंक्लूड करने के लिए कुछ एक आप बोर्ड तो बनाओ। तो गवर्नमेंट ने 1993 में ही एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी की स्थापना करी। एनसीबीसी बनाई उन्होंने, जो कि बताती है कि जिसका काम ही यही है, बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करना। कोई भी बैकवर्ड क्लास आ सकती है और कोई भी बैकवर्ड क्लास को आप निकाल सकते हो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन आप कर सकते हो किसी भी क्लास का। तो इसके लिए यही अथॉरिटी बनाई गई, एनसीबीसी। ठीक है, तो वो सब तो ठीक है। तो
ये जो इन्होंने रिजर्वेशन दिया 27% और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, 27% ओबीसी को, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दिया वो चैलेंज हुआ कोर्ट में। तो इंदिरा साहनी वाले केस में मेन इश्यूज क्या थे, क्या क्या मतलब जो केस हुआ वो किस इश्यूज पर हुआ। तो सबसे पहला इशू तो यही था कि भाई साहब आप कास्ट के बेसिस पर किसी को रिजर्वेशन आप कैसे दे सकते हो, आप कास्ट के बेसिस पर ही तो मिल रही है, समझ रहे हो आप। क्योंकि बोला क्या था कि आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, आप देखो कौन कौन सी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है, कमीशन की रिपोर्ट आई, उन्होंने कास्ट आइडेंटिफाई करी। तो इशू यही था कि आप कास्ट के बेसिस पर किसी को रिजर्वेशन कैसे दे सकते हो, सबसे पहला तो इशू यही था। उसके बाद दूसरा इशू था कि आप इतना ज़्यादा अगर किसी को रिजर्वेशन दोगे, इतना ज़्यादा अगर रिजर्वेशन दोगे तो ये तो डायरेक्ट इक्वालिटी को अफेक्ट करेगा ना। और दूसरा क्वेश्चन अपन ये भी सोच सकते हैं कि यार कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसी में इतना किसी में इतना, तो रिजर्वेशन कितना, ठीक है। और तीसरा जो मेन इशू था वो ये था कि आपने देखा होगा कि 15(4) में भी बैकवर्ड क्लास का यूज हुआ है, 16(4) में भी बैकवर्ड क्लासेस का यूज हुआ है। बैकवर्ड क्लास जो वर्ड है वो दोनों 15(4) में भी 16(4) में भी, तो दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है क्या, ये एक इशू था। और फोर्थ इशू ये था कि जो 16(1) जो है वो ये बोलता है कि इक्वालिटी दो, इक्वालिटी करो, और 16(4) जो है वो बात करता है रिजर्वेशन की। तो क्या 16(1) का एक्सेप्शन है क्या, समझ रहे हो आप। 16(4) बात करता है रिजर्वेशन दो, 16(1) बोलता है कि इक्वालिटी दो। तो क्या ऐसा है कि 16(4) जो है वो एक्सेप्शन है 16(1) का। तो ये कुछ इश्यूज थे जो कि उठाए गए। तो अब जजमेंट क्या निकला था इंदिरा साहनी वाले केस का। अब बात करते हैं जजमेंट की। 9 जज बेंच का ये जजमेंट था, 6:3 के हिसाब से जजमेंट आया था इस केस का। इस केस में बोला क्या गया था, तो सबसे पहले जो हमारा मेन इशू उठा था कि कास्ट के बेसिस पर आप किसी को रिजर्वेशन कैसे दे सकते हो, बैकवर्डनेस के हिसाब से देना चाहिए ना, कास्ट के हिसाब से क्यों दे रहे हो आप। तो सबसे पहला जो जजमेंट, सबसे पहला पॉइंट था यही था कि बैकवर्डनेस जो कि 16(4) में बताया हुआ है कि बैकवर्डनेस, उसको आप कास्ट के हिसाब से भी ला सकते हो। क्या मतलब, बैकवर्ड क्लास जो है वो कास्ट के हिसाब से भी आइडेंटिफाई हो सकती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर जो कास्ट है उस कास्ट को ही मैं बैकवर्ड क्लास कंसिडर कर सकता हूँ, की जा सकती है। कोर्ट ने ये बोला कि एक कास्ट जो है वो पर्टिकुलर एक कास्ट ही बैकवर्ड क्लास आइडेंटिफाई की जा सकती है, उसको बोला जा सकता है बैकवर्ड क्लास। सिर्फ एक कास्ट को बैकवर्ड क्लास बोला जा सकता है, लेकिन इकोनॉमिक बेसिस पर किसी को बैकवर्ड क्लास नहीं बोला जा सकता। सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पर, फिर से बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पर बैकवर्ड क्लास किसी को नहीं बोला जा सकता। दूसरा इन्होंने ये बोला कि जो 16(4) है वो 16(1) का भाई एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं है। आप किसी को रिजर्वेशन दे रहे हो तो आपका मेन इंटेंशन ये है कि वो बराबरी पे आ जाए। तो एक तरीके से 16(4) जो है 16(1) का ही काम कर रहा है, इक्वालिटी देने का ही काम कर रहा है ये। अगर आप किसी बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दोगे तो आपका इंटेंशन ये है कि यार वो इक्वल हो जाए एक तरीके से। तो 16(4) को 16(1) का एक्सेप्शन ना मानते हुए उसका साथ ही माना। दूसरा इन्होंने ये बोला कि जो 15(4) में जो बैकवर्ड क्लास का वर्ड यूज हुआ है और 16(4) में जो वर्ड यूज हुआ है वो बिल्कुल ही अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें तो डिफाइन कर दिया है कि 16(4) में बैकवर्ड क्लास कौन है, ठीक है, इसमें डिफाइन नहीं किया, 15(4) में डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो बिल्कुल ही अलग अलग बताया हुआ है कि बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, पूरी तरीके से अलग हैं ये दोनों। तो चौथा इन्होंने ये बोला कि क्रीमी लेयर जो है वो एक्सक्लूड की जाएगी, रिजर्वेशन से क्रीमी लेयर एक्सक्लूड की जाएगी। अब क्रीमी लेयर क्या, अब जैसे कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो वेल्दीएस्ट लोग हैं, जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है ओबीसी में, तो उनको आप एक्सक्लूड करो। अब कैसे, आप कैसे बताओगे कि यार ये जो ओबीसी की ये कास्ट है, ये रिजर्वेशन, ये जो आदमी है ये क्रीमी लेयर में आता है, आप कैसे बताओगे। तो जस्टिस रामनंदन जी अपॉइंट किए गए, जिसको रामनंदन कमेटी भी बोला। ये कमेटी बनी थी क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इन्होंने अपने कई सारे फॉर्मूले भी दिए, है ना। तो उन कुछ चीज़ों में से उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई कि वो बच्चे
जिनके पेरेंट्स जो हैं वो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, पब्लिक सेक्टर में, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसीज में हैं, हाई डिग्नेटरीज हैं जिनके पेरेंट्स, और एटसेट्रा एटसेट्रा, उन लोगों को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, वो लोग क्रीमी लेयर में आएंगे, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है जो कि आर्टिकल 16(4) परमिट करता है बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास को अलग अलग करने के लिए। मतलब कि जैसा एमआर बालाजी वाले केस में बोला कि यार आप कैसे अलग अलग कर सकते हो, बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास को आप कैसे अलग कर रहे हो, तो आर्टिकल 16(4) ने इसको परमिट कर दिया पूरी तरीके से कि आप कर सकते हो, बैकवर्ड क्लास अलग, मोर बैकवर्ड क्लास अलग, इसको आप कर सकते हो। तो सिक्स्थ इन्होंने ये बोला कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। 50% से एक्सीड बिल्कुल नहीं होगा रिजर्वेशन, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस में किया जा सकता है, लेकिन वो जो रीजंस हैं वो जस्टिफाई करने पड़ेंगे स्टेट को कि आप इतना रिजर्वेशन क्यों लेके आ रहे हो, और वो रिजर्वेशन जो रीजंस है वो जस्टिफाई हो गए तो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली अगर अपन मोटा मोटा लेके चले तो 50% से ऊपर रिजर्वेशन एक्सीड नहीं किया जा सकता, साफ साफ बोला इंदिरा साहनी वाले केस में। ठीक है, जो सेवंथ इन्होंने ये बोला कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं हो सकता, अपॉइंटमेंट में हो सकता रिजर्वेशन, अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं हो सकता। प्रमोशन में इन्होंने रिजर्वेशन बिल्कुल मना कर दिया। ठीक है, और फिर लास्ट बिल्कुल उन्होंने ये बोला कि जैसा कि हमने बताया था आपको, बैकवर्डनेस कास्ट के हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी के हिसाब से, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से आप किसी को बैकवर्ड नहीं घोषित कर सकते। इसीलिए जो इकोनॉमिक बेसिस पर जो 10% रिजर्वेशन दिया था उसको इनवैलिड करार कर दिया पूरी तरीके से। उसके बाद आया 77th अमेंडमेंट, जिसने आर्टिकल 16(4)A जोड़ दिया, 16 सब क्लॉज 4A जोड़ दिया। 1995 का ये 1995 का ये अमेंडमेंट था, 77th अमेंडमेंट, जिसने 4A को जोड़ा। ठीक है, अब 4A को क्यों जोड़ा, इसमें क्या बोला गया था, क्योंकि इंदिरा साहनी वाले केस में क्या बोला, रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगा। 4A बोलता है प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा। अब यहां पर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात अभी नहीं आई है, समझ रहे हो आप, अभी तक कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात नहीं आई है 1995 तक जब ये क्लॉज जुड़ा। ठीक है, तो 4A अभी क्या बोल रहा है, फिलहाल बस क्या बोल रहा है कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा। ठीक है, अब केसेस आते हैं, प्रमोशन वाले केसेस आते हैं। सबसे पहला केस है वीरपाल सिंह चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1996 का ये केस है, और साथ ही साथ अजीत सिंह जनुजा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1999 का ये केस है। ठीक है, इसमें इंट्रोड्यूस हुआ कैचअप रूल। अब कैचअप रूल क्या होता है, उससे पहले इसमें क्या हुआ था मोटा मोटा बता देता हूं। अब होता क्या है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन में क्या होता है, जैसे कि आप हो, जैसे कि मान लो मैं ही हूं, ठीक है, मैं एक जनरल कैटेगरी का आदमी हूं, एक और मेरा दोस्त है वो एससी कैटेगरी का है, शेड्यूल कास्ट का है। ठीक है, हम लोग साथ में हैं, लेकिन फिलहाल में मैं इसका सीनियर हूं और ये मेरा जूनियर है। मैं जनरल कैटेगरी का हूं, ये एससी कैटेगरी का है, ये मेरा अभी जूनियर है। ठीक है, लेकिन भैया 4A आ गया, सब क्लॉज 4A आ गया, क्लॉज 4A आ गया। 4A क्या बोलता है, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा। अब रिजर्वेशन के चक्कर में ये जो मेरा अभी जूनियर था ये ऊपर चला गया तो सीनियर बन गया, ये मेरा सीनियर बन गया। ठीक है, तो अब होगा क्या कि मैं भी कभी ना कभी तो मैं ऊपर जाऊंगा, मैं भी तो कभी प्रमोट होऊंगा। इसका प्रमोशन हो गया, ये मेरा सीनियर बन गया, मेरा प्रमोशन होगा तो भैया मैं तो, क्योंकि इसका प्रमोशन पहले हुआ, ये जल्द पहले मुझसे पहले सीनियर बन गया रिजर्वेशन के चक्कर में, मेरा बाद में प्रमोशन होगा तो मैं तो जूनियर का जूनियर ही रह जाऊंगा ना यार। पहले सीनियर था जब हम साथ में थे, लेकिन रिजर्वेशन के चक्कर में इसका प्रमोशन जल्दी हो गया, मेरा बाद में हुआ, इस चक्कर में तो मैं तो जूनियर ही रहूंगा। समझ रहे हो आप, पहले साथ में थे उस टाइम पर मैं सीनियर था, ये जूनियर था, लेकिन रिजर्वेशन के चक्कर में इसका प्रमोशन हो गया तो मेरा भी कभी ना कभी हुआ, तो मेरा बाद में हुआ तो मैं तो जूनियर ही रहूंगा ना यार। तो इन दोनों केसेस में कैचअप रूल आया। कैचअप रूल क्या बोलता है कि जो आदमी पहले सीनियर था
लेकिन बाद में जिसका प्रमोशन हुआ, ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैं ही हूँ, इस केस में मैं ही हूँ, तो मैं जूनियर नहीं, कैचअप रूल अगर कैचअप रूल आ गया, इसका मतलब मैं वापस से सीनियर बन जाऊंगा। ठीक है, अभी जो सेम पोजीशन पे थे, मैं सीनियर था, ये जूनियर था ना, इसका प्रमोशन पहले हो गया, मान लो मेरा भी प्रमोशन हुआ, तो मैं जूनियर नहीं, अब मैं सीनियर ही रहूंगा कैचअप रूल के चक्कर में। कैचअप रूल मतलब कैचअप कर लो, और क्या, जो पहले थे वही बाद में, वो बाद में बन जाओ। प्रमोशन जब भी मेरा होगा तो मैं सीनियर बन जाऊंगा। आई बात आपको समझ में? अब इसके चक्कर में आया 85th अमेंडमेंट 2001, 85th अमेंडमेंट 2001 आया, 2001 में 85th अमेंडमेंट आया, जिसने कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप देखोगे तो इन रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और साथ में क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूं आपको, रिजर्वेशन इन प्रमोशन विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। ये जो विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी है ना, ये आया था 2001 में 85th अमेंडमेंट के चलते। अब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी क्या है? ये कैचअप रूल को खत्म कर रहा है सीधी तरीके से। मतलब कि जो आदमी सीनियर हो गया, प्रमोशन मतलब कि रिजर्वेशन के चक्कर में इसको प्रमोशन मिल गया, अब मेरा भी प्रमोशन हुआ, तो कैचअप रूल क्या बोलता था कि मैं पहले सीनियर था, तो अब मैं अब भी सीनियर रहूंगा। लेकिन कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या बोलता है कि जिसको पहले प्रमोशन मिल गया वो सीनियर रहेगा, वो सीनियर ही रहेगा। कैचअप रूल इसमें खत्म कर दिया, जो सीनियर है वो सीनियर ही रहेगा, ऐसा बात की हुई है। तो ये था कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। अब आया ईयर 2000 और 81st अमेंडमेंट भी आया उसके साथ। 81st अमेंडमेंट में आर्टिकल 16 4B जोड़ दिया। अब 4B में क्या था? अब कैरी फॉरवर्ड रूल आपको पता है, तो इसमें सबसे पहले तो यही बोला कि आप कैरी फॉरवर्ड रूल आप कर सकते हो, जो भी सीटें खाली रह जाएं उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन अलग अलग रखना पड़ेगा, अलग अलग। जैसे कि मिक्स नहीं करोगे। टी देवदासन में यही तो लफड़ा हुआ था कि आप मिक्स करते जा रहे थे सीटें, 10 + 1 15, 15 30 45, यही तो लफड़ा हो गया था टी देवदासन में। तो उसने ये बोला कि आप सेपरेट रखोगे, आप बताओगे कि यार ये बैकलॉग सीटें हैं, ये बैकलॉग वैकेंसीज ये हैं, ये आ रही हैं, तो ये आप सेपरेट रखोगे। अब सेपरेट रखोगे, अब जैसे टी देवदासन में क्या हुआ था, आप मिक्स करते जा रहे थे, ऐड करते जा रहे थे, तो सीटें कितनी हो गई थी? सीटें हो गई थी 29 आउट ऑफ 45, तो टोटल रिजर्वेशन कितना हो गया था? 68%। तो अब जो 4B आया उसने ये बोला कि आप जो बैकलॉग सीटें हैं वो अलग रखोगे, ठीक है, और ये जो 50% रिजर्वेशन है वो नॉर्मल सीटों के ऊपर होगा। मतलब कि जो 50% रिजर्वेशन है, जो आज की सीटें हैं, जो आज गवर्नमेंट ने निकाली हैं, तो वो 50% एक्सीड नहीं करना चाहिए, मिला के नहीं। टी देवदासन में क्या किया था कि मिला दी थी सीटें, कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग वैकेंसीज भी मिला दी, नॉर्मल वैकेंसीज के साथ बैकलॉग वैकेंसीज मिला दी, और बोला कि 68% रिजर्वेशन हो रहा है, ये तो गलत है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो बैकलॉग सीटें वो अलग रखनी है, नॉर्मल सीटें वो अलग रखनी है, और आपको बस ये देखना है कि नॉर्मल सीटों में 50% तो एक्सीड नहीं कर रही है। बस आप नॉर्मल सीटों में 50% की लिमिटेशन रखोगे, साथ में नहीं रखोगे। ऐसा 4B ने बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। 16 क्लॉज 5 क्या बोलता है कि कोई भी एक ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या ऑफिस है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो वो जो ऑफिस है वो उस आदमी के लिए आप रिजर्व कर सकते हो जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहा है। जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है, जब जैसे मंदिर है, अब वहाँ पर तो ऐसा तो है नहीं कि यार कोई और रिलीजन का आकर वहाँ उसको देखने लग जाएगा। कोई हमको पंडित ही चाहिए मंदिर के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है कि कोई रिलीजियस है तो कोई एक ऐसा आदमी है जो कि उसी रिलीजन को फॉलो कर रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है, प्रोफेस कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो उसको संभाले, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा बोला 16(5) में। 16 क्लॉज 6 जो कि 103rd अमेंडमेंट 103 अमेंडमेंट आया 2018 में, उसने इस क्लॉज 6 को ऐड किया। इस क्लॉज 6 में क्या बोला गया है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, अब जैसे कि आपने देखा था इंदिरा साहनी वाले केस में कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को अलग हटा दिया कि बैकवर्ड क्लास जो है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में नहीं आती, तो बोले ठीक है, हमने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का क्लॉज अलग से बना दिया।
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन आप दे सकते हो। पूरे देश में जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उन सबको आप मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन आप दे सकते हो, चाहे वो कैसे भी 4A 4A किसी में भी आपको देना हो, आप 10% रिजर्वेशन आप दे सकते हो। ये 16(6) में साफ कर दिया पूरी तरीके से। अब बहुत एक रीसेंट केस है जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, जिसको मराठा रिजर्वेशन केस, मराठा रिजर्वेशन कोटा, ये मराठा कोटा ये आपने बहुत सुना होगा। तो ये यही वाला केस है। इस केस में क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट थी ये एक एक्ट लेके आई थी, मराठास सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018। ये एक एक्ट लेके आई थी, जो ये एक्ट चैलेंज हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इस एक्ट में जो मराठी कम्युनिटी के सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस वाले जो लोग थे उनको 16% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। ठीक है, अब इनको 16% रिजर्वेशन की बात 16% रिजर्वेशन आप दे रहे हो तो फिर 50% लिमिट एक्सीड हो रही है, जो कि इंदिरा साहनी वाले केस में बताया हुआ है कि 50% एक्सीड नहीं कर सकते एक्सेप्ट सम ऐसे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या है आपके स्पेशल सर्कमस्टांसेस, क्या हैं? तो उन्होंने कुछ बताए होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये जस्टिफाई नहीं करते स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो बिल्कुल इनवैलिड कर दिया, इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और इसको पास नहीं किया, ऑब्वियसली पास नहीं किया। तो ये था हमारा आर्टिकल 16। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।